जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना कंडक्ट करने जा रही है पोखरण रेंजेस में एक मैसिव एयर एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना के कन्वेंशन सबमरीन्स के लिए लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स की खरीद। डीएसी अप्रूव करेगी हाई ऑल्टीट्यूड CO2 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म भी। जानिए क्या कहा भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ने किराना हिल्स पर भारत की संभावित स्ट्राइक पर। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने माना कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह किया है इस्तेमाल। तो जैसे कि 27 फरवरी 2026 को जैसलमेर के पोखरण रेंजेस में वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज को आयोजित किया जाने वाला है, जिसमें भारतीय वायुसेना अपने कौशल को प्रदर्शित करेगी। तो आज दिल्ली में इसी एक्सरसाइज के लिए कर्टन रेजर इवेंट आयोजित किया गया था और जिसमें भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ की तरफ से कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसे कि जो ये वायु शक्ति एक्सरसाइज है, इसमें भारत के तेजस, रफाल, जैगवार, मिराज 2000, सुखोई Su-30 MKI, MiG-29, हॉक C-130J, C-295, C-17, चेतक हेलीकॉप्टर्स, ALH Mark 4, Mi-17-4, LCH प्रचंड, अपाचे, शिनूक और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ये सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इन फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, तो इन सभी को मिलाकर 120 से अधिक डिफेंस एसेट्स इसका हिस्सा बनेंगे, जिसमें लगभग 77 फाइटर्स रहेंगे, 43 हेलीकॉप्टर्स और 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और वहीं कॉम्बैट सपोर्ट के लिए आकाश, स्पाइडर, L-70 और स्पेशल फोर्सेस भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जबकि एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल नागेश कुमार की तरफ से क्लैरिफाई किया गया है कि इस दौरान आपको एक प्रिसाइज टारगेटिंग की झलक देखने को मिलेगी, जिसमें एक टारगेट निर्धारित किया जाएगा जिस पर एयरक्राफ्ट अपने वेपन्स को ड्रॉप करेंगे और उस टारगेट को इंगेज करेंगे। और इसी के तहत आपको ऑपरेशन सिंदूर की भी झलक देखने को मिलेगी। हालांकि इस दौरान जो लोग हैं वो टारगेट्स के बेहद ही करीब रहेंगे, तो इसलिए सेम प्रोफाइल में ब्रह्मोस या फिर लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई थी। लेकिन फिर भी ग्राउंड पर जो इफेक्ट है वो आपको विजिबल रहेगा। और ये भी कंफर्म किया गया कि इस एक्सरसाइज में 2 नए वेपन्स ऐसे हैं जो कि पहली बार शोकेस किए जाएंगे और बहुत बड़ी संख्या में आपको स्वदेशी वेपन्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में निदामे की M777 और L-70 गन्स के साथ पैरा स्पेशल फोर्सेस के ट्रूप्स भी इसका हिस्सा बनेंगे। और एक्सरसाइज के दौरान लगभग 277 वेपन्स और 11,835 किलोग्राम्स तक के एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल होंगे। और इस एक्सरसाइज के लिए जो एयरक्राफ्ट और फाइटर्स हैं वो जैसलमेर, फलौदी, उतरलई, जोधपुर, हिंडन और वडोदरा, तो इन जगहों से टेक ऑफ लेंगे। और इस एक्सरसाइज का जो मेन उद्देश्य है वो है भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटीज और कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस को डेमोन्स्ट्रेट करना, जो देश के नागरिकों में तो विश्वास भरेगा ही, लेकिन साथ ही साथ देश के युवाओं को भी एयरफोर्स में शामिल होने के लिए मोटिवेट करेगा। और इसमें आपको भारतीय वायुसेना की ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी और इसमें डे एंड नाइट ऑपरेशंस शामिल रहेंगे। बाकी भारत के एक निकम्मे पड़ोसी के लिए संदेश भी है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आज वायु शक्ति एक्सरसाइज के अनवीलिंग सेरेमनी के इवेंट में प्रेस ब्रीफिंग में प्रश्न के उत्तर में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ की तरफ से कंफर्म किया गया कि निश्चित रूप से रफाल फाइटर जेट्स ऑपरेशन सिंदूर के हीरोज में से एक है और भारतीय वायुसेना और भी अधिक न्यू जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए निश्चित रूप से इच्छुक है, जो रफाल या फिर कोई भी अन्य एयरक्राफ्ट हो सकते हैं जिन पर विचार विमर्श चल रहा है और अभी तक कोई कॉन्क्रीट डिसीजन इस पर नहीं लिया गया, तो इसलिए इस पर अभी ज़्यादा कमेंट करना सही नहीं रहेगा। वहीं इसके अलावा इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स पर भारत के संभावित स्ट्राइक के बारे में भी एक प्रश्न पूछा गया था और इसके उत्तर में एयरफोर्स के वाइस चीफ ने कहा कि हमने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सारे पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया। ये बिल्कुल सच है। आप कोई भी वीडियो देखें, चाहे वो सार्वजनिक सोर्सेज से हो या फिर उनके द्वारा बनाया गया हो या वे जो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हों, हमें नहीं पता। अब जहाँ की आप बात कर रहे हैं यानी कि किराना हिल्स, तो वहाँ पे हमने कुछ किया या विस्फोट वहाँ के किसी विद्रोह के कारण हुआ या किस हथियार से हुआ, हमें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन किराना हिल्स की जो वीडियोज़ हैं जो कि उनके ही लोगों ने पेश किए, उन्होंने ही इन्हें बनाया और हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ आतंकी और सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक करी थी। और किराना हिल्स पर क्या हुआ, किसने करा, हमें क्या पता। और अगर आपको ध्यान होगा तो ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में भी जब एयरफोर्स के एयर ऑपरेशंस की डीजी से भी यही प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने उत्तर में ये कहा था कि धन्यवाद हमें बताने के लिए कि पाकिस्तान ने किराना हिल्स में न्यूक्स रखे हुए हैं। अब वहाँ पर जो भी था हमने वहाँ पर हिट नहीं किए है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम हमारे एयरफोर्स ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स को लें तो इस पर हम बस ये कहना चाहेंगे कि समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। बस बात यह है कि हमने किराना हिल्स पर कुछ नहीं गिराया है, अब वो पाकिस्तान जाने के वहाँ पे क्या हुआ है। बाकी एयरफोर्स के वाइस चीफ ने आज की प्रेस ब्रीफिंग में ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज बहुत ही क्लियर था कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी ज़मीन पर होने वाला कोई भी टेरर एक्ट तो उसका जवाब दिया जाएगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
बाकी ऑपरेशन सिंदूर की झलक आपको वायु शक्ति एक्सरसाइज में दिखेगी, विशेष रूप से भारतीय वायुसेना की प्रिसाइज टारगेटिंग की। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स की खरीद के लिए RFI जारी करी है और जिसकी मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगी और ये सुपरसोनिक या फिर सबसोनिक रफ्तार वाली क्रूज मिसाइल रहेगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल वाला जो प्रोग्राम है तो उसके तहत भी एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल वाले वेरिएंट को विकसित किया जा रहा है और जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि वो सबमरीन्स के टॉर्पेडो ट्यूब से लॉन्च हो सके और इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर और रफ्तार मैक 0.7 तक रह सकती है और जबकि इसी मिसाइल की रेंज को 800 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड करने की योजना है और आप इसे निर्भय मिसाइल का कॉम्पैक्ट और सबमरीन लॉन्च वेरिएंट कह सकते हैं। और इनिशियली इस मिसाइल को सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स में ही टेस्ट किया जाएगा और फिलहाल अभी ये मिसाइल डेवलपमेंट ट्रायल स्टेज में है। इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें ट्रिब्यून इंडिया की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है यानी कि DAC, तो वो अपनी अपकमिंग मीटिंग में सोलर पावर्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल्स वाले प्रोग्राम को भी अप्रूव करने पर विचार कर रही है और NAL द्वारा बनाया गया इस तरह का एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और वहीं DRDO और बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये सोलर पावर्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट है तो ये एक तरह का अनमैन्ड सिस्टम है जो कि सोलर पावर से चलेगा। इसका एंड्योरेंस टाइम लगभग 90 दिनों तक का भी हो सकता है और ये पृथ्वी की स्ट्रेटोस्फेयर पर ऑपरेट करने के लिए विशेष रूप से बनाया जा रहा है और सीधे सीधे कहा जाए तो सर्वेलियंस सिस्टम के मामले में ये सैटेलाइट्स और UAVs के बीच के गैप को फिल करेगा और इसको एडवांस सेंसर, सिंथेटिक एपरेचर रडार, इस तरह के पेलोड से इक्विप किया जा सकता है और इस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल केवल सर्विलियंस ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों में 4G या फिर 5G जैसी सर्विसेज फैसिलिटेट करने के लिए भी हो सकता है। वहीं इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी कि DAP को रीमैप करने के लिए एक फॉर्मल ड्राफ्ट जारी किया है और डिफेंस एक्विजिशन का जो नया प्रोसीजर है यानी कि DAP 2026 तो ये पुराने प्रोसीजर DAP 2020 को रिप्लेस करेगा और इस नए प्रोसीजर में डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद के लिए स्वदेशी डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, इंपोर्ट को और भी कम किया जाएगा और जबकि जो स्टेक होल्डर्स है तो उनसे भी रक्षा मंत्रालय ने अपने सजेशंस देने के लिए कहा है। और DAP 2026 के इस नए ड्राफ्ट में कुछ खास चीज़ें मेंशन की गई हैं जैसे कि जो मेड इन इंडिया वाली चीज़ें हैं उनको शिफ्ट किया गया ओन्ड बाय इंडिया में यानी कि को डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप, सोर्स कोड, डिज़ाइन रिटेंशन, अपग्रेड अथॉरिटी ये सभी इंडियन एंटिटीज़ के पास रहें तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि AI, क्वांटम, ड्रोन्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स तो इन सभी के जो प्रोक्योरमेंट प्रोटोकॉल्स हैं तो वो भी नए लाए जाएंगे। वहीं डिफेंस एक्सपोर्ट के टारगेट्स कैसे बढ़ाए जाएँ तो उस पर भी विशेष रूप से काम होगा। और जैसे कि मेड इन इंडिया से ओन्ड बाय इंडिया में शिफ्ट किया गया है तो उसका मतलब ये भी है कि भारत के जो कंपनीज और स्टार्टअप्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करती हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ओन करने पर ज़्यादा इन्वेस्ट करती है बजाय सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को प्राप्त करने के, तो उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे। बाकी डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद की जो टाइमलाइंस होती हैं तो उसको भी 50% तक कट किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक बेसिस पर भारत के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जा सकें। बाकी भारत के रक्षा खरीद के जो नए नियम हैं ये मार्च तक फाइनल होने की उम्मीद है। भारत के डिफेंस PSU AVNL की एक यूनिट इंजन फैक्ट्री अवधि ने भारत की FEV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रैक्ड व्हीकल्स के लिए 600 हॉर्स पावर के इंजन को विकसित करने के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और ऑफिशियली कहा गया कि ये जो परियोजना है ये इंडियन आर्म फोर्सेस की ऑपरेशनल रेडीनेस को मजबूत करने और स्वदेशी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि DRDO भी अशोक लीलैंड के साथ मिलकर 600 हॉर्स पावर के नए इंजन को विकसित कर रही है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि DRDO ने CSIR की एक लेबोरेटरी CSIO यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है और जिसके तहत वे संयुक्त रूप से मिलकर डिफेंस लाइफ साइंस पर एडवांस रिसर्च कंडक्ट करेंगे और इस पार्टनरशिप का फोकस रहेगा कुछ एडवांस्ड सेंसर टेक्नोलॉजीज को स्वदेशी तौर पर विकसित करने पर, विशेष रूप से कुछ खास वेरिएबल डिवाइसेस जो कि अलग अलग एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने वाले हमारे सोल्जर्स के लिए एक रियल टाइम फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम की तरह काम कर सके। और इस रिसर्च में इस बात को भी एग्जामिन किया जाएगा कि कैसे बदलते हुए एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, हाई ऑल्टीट्यूड, हाइपोक्सिया तो इसका हमारे सोल्जर्स पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है और फिर उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस भी बनाए जाएंगे। बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब से 2020 में भारत और चीन का स्टैंड ऑफ हुआ है तो उसके बाद से ही अब से एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर जो सस्टेन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो अब एक न्यू नॉर्मल है। तो इसलिए इन सभी कंडीशंस में ऑपरेट करने वाले हमारे ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए ये नई रिसर्च जरूरी हो चुकी है और इसमें केवल ग्राउंड ट्रूप्स ही नहीं बल्कि एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑपरेट करते हैं तो उनके लिए भी कुछ खास सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे।
इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग सा अपडेट यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी हाल ही में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इस बात को स्वीकार करते हुए दिखे कि कैसे अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है और काम हो जाने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरह बाद में फेंक दिया है। और उनका यह मानना है कि पाकिस्तान के साथ टॉयलेट पेपर के टुकड़े से भी बदतर व्यवहार किया गया है और उसे एक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर फेंक दिया गया। और उनके मुताबिक पाकिस्तान में आज जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान की ही अतीत की गलतियों का परिणाम है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2025 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और नायक मुकेश सिंह मानस वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2015 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश गुलाटी और मेजर ताहिर हुसैन खान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2019 में लांस नायक हनुमंत थापा कोपर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1971 में 10 असम राइफल्स के राइफलमैन कुंवर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि पहला C-2N5 एयरक्राफ्ट कौन से वर्ष में भारत को डिलीवर किया गया। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।